हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। टॉपिक है वैज्ञानिक पद्धति, अर्थ, परिभाषा। क्या हम वैज्ञानिक पद्धति का समाज विज्ञान में प्रयोग कर सकते हैं? क्या क्या उसके पक्ष में तर्क हो सकते हैं, क्या उसके विपक्ष में तर्क हो सकते हैं? इन सभी पक्षों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि विज्ञान क्या होता है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति आप तभी समझ पाएंगे जब आप ये समझेंगे कि विज्ञान एक्चुअल में क्या होता है। तो साइंस, जब भी हमारे दिमाग में हम ये वर्ड सुनते हैं साइंस, तो खुद से ही एक चीज़ आ जाती है कि कोई ऐसा नॉलेज होगा, कोई ऐसा ज्ञान होगा जो कि क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया हो, थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से हो। तो जब भी सिस्टमैटिक वे में एक ऐसा नॉलेज जो कि सिस्टमैटिक तरीके से प्राप्त किया गया हो, जिसमें अवलोकन भी हो, प्रयोग भी हो, तथ्यों का सामान्यीकरण हुआ हो, उसके बाद सिद्धांत बने हो, निष्कर्ष हो, तो ऐसे नॉलेज को हम बोलते हैं कि वो जो भी नॉलेज है वो साइंटिफिक है। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि ये साइंटिफिक है और ये तो ऐसे ही बस अफवाहें वगैरह हैं, तो उनमें अंतर बस इतना ही रहता है कि साइंस का मतलब हुआ कि वो तार्किक है, थोड़ा सा उसमें लॉजिक है, लॉजिकल बात जब बोली जा रही है तो वहाँ पर हो गया वो साइंटिफिक। यानी एक सिस्टम के साथ में सिस्टमैटिक तरीके से जब कोई लॉजिकल बात बोली जाती है तो उसको कहते हैं कि ये साइंटिफिक चीज़ है। परिभाषा की अगर हम बात करें तो गुडे एंड हर्ट ने कहा था, विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। जो विज्ञान की परिभाषा है तो उसमें गुडे एंड हार्ट बहुत ही फेमस है। इन्होंने कहा कि विज्ञान में क्या है, जितना भी ये संसार है, ये संसार कैसा है, अनुभव सिद्ध संसार है। इसमें हम अवलोकन करेंगे, अनुभव करेंगे और उसके बाद ही हम किसी चीज़ पे, किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो जो ये अनुभव सिद्ध संसार है, इसके प्रति हमारा दृष्टिकोण एक सिस्टमैटिक दृष्टिकोण, एक तार्किक, एक लॉजिकल हमारा देखने का नज़रिया, यही है विज्ञान। अगर हम कह रहे हैं कि हम वैज्ञानिक तरीके से बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो नज़रिया है देखने का वो साइंटिफिक है, वो सिस्टमैटिक है। उसमें ऑब्जर्वेशन भी हमने किया है, काफ़ी सारे तथ्यों का हमने निष्कर्ष निकालने की कोशिश करी है और फिर जा कर के हम लॉजिकल कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये चीज़ हो जाएगी वैज्ञानिक। तो विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। तो ये तो हो गया विज्ञान, जिसमें एक क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो भी ज्ञान प्राप्त हो वो विज्ञान कहलाएगा। अब वैज्ञानिक पद्धति क्या है? तो जो भी ज्ञान है जो हमें क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त हुआ है, उसी को प्राप्त करने की पद्धति कहलाएगी वैज्ञानिक पद्धति। यानी कि जो सिस्टमैटिक नॉलेज है वो हमें कैसे प्राप्त हुआ, उसका जो मेथड है वो कहलाएगा वैज्ञानिक पद्धति। परिभाषा की बात करें तो आगस्त कॉम्ट, जो कि समाजशास्त्र के फादर भी कहे जाते हैं, इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति में माना कि वैज्ञानिक पद्धति में धर्म, दर्शन या कल्पना का कोई भी स्थान नहीं होता है। जैसे कि अगर हम फिलोसफिकल बातें करने लगें या फिर हम अपनी कल्पना के आधार पर कुछ भी मनगढ़ंत कहानी आपको बताने लगें, तो उसको आप साइंटिफिक नहीं मानोगे। साइंटिफिक आप तभी मानोगे जब हम उसमें एक कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसके पीछे का कारण बता रहे हैं। तो कार्य कारण संबंधों को जब हम बता रहे हैं, थोड़ा लॉजिकल होकर के जब हम बात कर रहे हैं, तभी वो चीज़ साइंटिफिक कहलाएगी। तो वैज्ञानिक पद्धति में धर्म, दर्शन या कल्पना का कोई भी स्थान नहीं है। इसके विपरीत निरीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। इन्होंने किन किन चीज़ों को शामिल किया? निरीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण को एक व्यवस्थित तरीके से जब हम करेंगे तो वो पद्धति कहलाएगी वैज्ञानिक पद्धति, अकॉर्डिंग टू आगस्त कॉम्ट। लुंडबर्ग के अनुसार अगर हम देखें तो इन्होंने कहा कि सामाजिक घटनाओं का जब हम निष्पक्ष होकर के, यानी बिना किसी पक्षपात के, अगर हमने ऑब्जर्वेशन किया, हमारे मन में पहले से कोई पूर्वाग्रह है, तो जो हमारा अध्ययन होगा वो वैज्ञानिक नहीं रह पाएगा। तो निष्पक्ष होकर के, बिना किसी पक्षपात के, एक सिस्टमैटिक वे में जब हम ऑब्जर्वेशन करें, तथ्यों का सत्यापन करें, वर्गीकरण करें, विश्लेषण करें, तो ये जो उपागम है ये कहलाएगा
वैज्ञानिक पद्धति। ठीक, वहीं पे जो कार्ल पियर्सन है, ये भी डेफिनेशन काफ़ी पूछी जाती है। यहाँ पे मैं आपको वही डेफिनेशन बताऊंगी जो कि एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती हैं। तो कार्ल पियर्सन ने वैज्ञानिक पद्धति को कहा कि एक व्यक्ति जो किन्हीं तथ्यों का वर्गीकरण करता है, उनमें पारस्परिक संबंधों को देखता है, वो वैज्ञानिक पद्धति को अपनाता है। मतलब एक जो पर्सन है, अगर उसने तथ्यों का वर्गीकरण किया, पारस्परिक संबंधों को, कार्य कारण को देखा, तो वो वैज्ञानिक पद्धति है। इन्होंने कहा था कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है। अगर कोई पद्धति को अपना रहा है, एक सिस्टमेटिक वे में लॉजिकली बात कर रहा है, तो उसका संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है। फिर वो चाहे प्राकृतिक विज्ञान हो या फिर वो जो समाज विज्ञान है उनमें बात की जा रही हो। तो ये परिभाषा कार्ल पियर्सन की। ए वुल्फ, उन्होंने कहा कि व्यापक अर्थ में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार होता है, वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। अगर हम एक ब्रॉड वे में बात करें तो एक ऐसी विधि जिसके द्वारा जो साइंटिफिक नॉलेज है वो आता है या फिर साइंटिफिक नॉलेज बढ़ता है, विस्तार होता है यानी बढ़ता है, तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, ये जो विधि है, ये वैज्ञानिक पद्धति कहलाएगी। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो अवलोकन, प्रयोग परीक्षण, उसके बाद तथ्यों का सत्यापन और उनका वर्गीकरण, और उसके बाद विश्लेषण के पश्चात जो भी निष्कर्ष निकलते हैं, और फिर जब हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, तो ये पूरा जो समग्र जो प्रक्रिया है, ये जो पूरी विधि है, ये जो पूरा उपागम है, ये कहलाएगा वैज्ञानिक पद्धति। विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या होती हैं वैज्ञानिक पद्धति की। तो वैज्ञानिक पद्धति में हमेशा वस्तुनिष्ठता होती है। देखो, वस्तुनिष्ठता और एक होता है ऑब्जेक्टिविटी, एक होता है सब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता यानी कि एज ए ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, और सब्जेक्टिविटी जहाँ पे आ गई तो वहाँ पर हमारी जो पर्सनल थॉट हैं, हमारे जो मूल्य हैं, हमारा जो भी सोचने का तरीका है, वो उसमें इन्वॉल्व हो गया। इसको एग्जाम्पल से समझो। सपोज कि आप किसी ग्रुप की स्टडी करने गए। मान लो कि मैं महिला हूँ और मुझे कोई भी ग्रुप दे दिया गया बॉयज़ का, उन पे मुझे स्टडी करनी है। तो अगर मैंने पहले से मेंटलिटी बना ली कि बॉयज़ सारे के सारे एक ही जैसे होते हैं, और मैं स्टडी करने चली जाऊं और अपनी इसी मेंटलिटी के साथ मैं स्टडी करूं, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे जो पहले के पूर्वाग्रह हैं, मेरे पहले की जो वैल्यूज़ हैं, वो सारी की सारी उसमें बाधा बन के खड़ी हो रही हैं। बजाय इसके अगर मैं उनकी स्टडी करने जा रही हूँ, तो बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना कुछ पहले से सोचे मैं जाऊँ, मैं ऑब्जर्व करूँ उनके पूरे ग्रुप को, और फिर जो भी मुझे समझ में आए, जो भी निष्कर्ष निकले, तो वो जो होगा वो कहलाएगा वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष। और ये जो प्रक्रिया है ये कहलाएगी वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता में हम किसी भी समूह को, किसी भी व्यक्ति को, या जो भी अध्ययन करने वाली इकाई है, उसको एज ए ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश करते हैं, एक वस्तु के समान देखने की कोशिश करते हैं, कि हमारा उससे पहले से कोई संबंध नहीं है, ना तो हम उससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली अटैच हैं और ना ही हम उसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं। मतलब कोई भी होता ना वैराग्य वाली जो भावना होती है, वैसी वैसी आपको रखनी है कि एज ए ऑब्जेक्ट, उसको हमको एज ए ऑब्जेक्ट देखना है। और एज ए ऑब्जेक्ट देखते हुए हमें अपने जो पूर्वाग्रह हैं, अपने जो मूल्य हैं, उनको परे रख करके हमें अपना उसमें कुछ नहीं शामिल करना। जो भी हम अवलोकन के द्वारा जो भी हमें तथ्य प्राप्त हो, उन्हीं तथ्यों के आधार पर हमको निष्कर्ष निकालने हैं। तो ये हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। तो वैज्ञानिक पद्धति में हमेशा ऑब्जेक्टिविटी होती है। अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी तो साइंटिफिक मेथड ही नहीं होगा। दूसरी जो विशेषता है वो है मात्रात्मक तथ्यों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में हमेशा ये बात की जाती है कि क्वालिटेटिव के बजाय क्वांटिटेटिव जो डेटा है वो कलेक्ट करो, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा में कई बार उतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी नहीं आ पाती है, उसमें थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, रेदर देन जो मात्रात्मक चीज़ें हैं उनमें फिर ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। जैसे किसी की आयु है, किसी की आय है, और उनको अगर हम मात्रात्मक आंकड़ों में व्यक्त करें तो वो चीज़ ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, रेदर देन अगर किसी की पसंद नापसंद की बात होने लगी तो वो उसमें थोड़ा सा वो क्वालिटेटिव जो डेटा आ जाएगा तो उसमें थोड़ा सा सब्जेक्टिव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मात्रात्मक तथ्यों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है।
क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है उस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें। तीसरी जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि सामान्यता होती है। सामान्यता का मतलब हुआ कि जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं या जो वैज्ञानिक निष्कर्ष हैं वो सभी जगह पे कॉमन होते हैं। अब जैसे कि पानी से ऐसा समझ लो कि जैसे पानी को कितने डिग्री पे अगर आप गर्म करोगे तो वो भाप बन जाएगा। तो अगर उतने डिग्री पे चाहे मैं गर्म करूं या फिर कोई और, तो कहीं पे भी वो चीज़, कहीं पे भी वो प्रक्रिया की जाए तो वो सामान्य रहेगा। तो जो वैज्ञानिक निष्कर्ष होते हैं उनमें सामान्यता होती है, यानी वो सभी जगह पे समान तरीके से कार्य करते हैं, तो उनमें सामान्यता होती है। चौथी जो विशेषता है वो ये है कि विश्वसनीय होते हैं। जो भी निष्कर्ष हम वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा निकालते हैं उनमें विश्वसनीयता होती है। उनको चाहे जितनी बार आप सेम विधि के द्वारा अगर सेम चीज़ों पे स्टडी करोगे तो सेम जो निष्कर्ष है वो निकलेगा। अगर उसी समूह पर उसी विधि के द्वारा दोबारा से चाहे कोई भी पर्सन अध्ययन करे तो वही अगर निष्कर्ष निकल रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो आंकड़े हैं वो विश्वसनीय है। तो विश्वसनीयता जो वैज्ञानिक पद्धति की है वो अनिवार्य एक विशेषता है, ये इस पे विश्वसनीयता अनिवार्यता होनी चाहिए। पांचवी विशेषता है कि वैज्ञानिक पद्धति में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। अभी का हमने कुछ भी अध्ययन किया, जैसे मौसम विज्ञान को आप ले लो, तो मौसम जो विज्ञान है उसमें कैसे बताते हैं कि आगामी कितने दिनों में वर्षा होगी? वायु में आर्द्रता की माप के द्वारा। तो अभी का वो मापते हैं और फिर भविष्य का वो लोग बता देते हैं कि इतने दिनों में वर्षा होने की संभावना है। तो भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है विज्ञान में। सिद्धांत निर्माण किए जाते हैं। जब हम आंकड़ों का अवलोकन करेंगे, निरीक्षण परीक्षण करेंगे, तो लास्ट में जो भी निष्कर्ष निकलेगा उनके आधार पर हम सिद्धांतों का निर्माण करेंगे। ठीक, तो सिद्धांत निर्माण किए जाते हैं। जो भी नियम बनाए जाते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। तो सातवीं विशेषता हो गई सार्वभौमिक नियमों का होना। वैज्ञानिक पद्धति के जितने भी नियम होते हैं वो हमेशा सार्वभौमिक होते हैं, वो फिर कहीं पे भी उनको आप ट्राई करो वो समान ही रहेंगे। तो सार्वभौमिक नियम होते हैं। तार्किक विवेचन होता है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल दें, लॉजिकली बात की जाती है। कार्य कारण के आधार पर अगर कोई चीज हो रही है तो उसका कारण भी आपको बताना पड़ता है। तो कार्य कारण संबंधों के विवेचन के आधार पर एक तार्किक विवेचन किया जाता है। तो तार्किक विवेचन एक प्रमुख विशेषता होती है वैज्ञानिक पद्धति की। अवलोकन, प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष, ये एक अनिवार्य विशेषता है। तो नवी विशेषता ये हो गई कि वैज्ञानिक पद्धति में एक तो ऑब्जर्वेशन किया जाता है, प्रयोग परीक्षण किया जाता है और फिर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये तो हो गई वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं। अब नेक्स्ट में देखते हैं समाज विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग संभव है या नहीं है। क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति को आपने समझ लिया कि तार्किक तरीके से अवलोकन किया जाता है। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बहस निकल करके आती है कि क्या हम समाज विज्ञान में या समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग संभव है या नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं विपक्ष में तर्क की जो प्रमुख सिद्धांतकार हैं, जो कि मानते हैं कि समाज विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए वहाँ पर आनुभाविक पद्धति का प्रयोग होना चाहिए। इनमें डिल्थे आ जाएंगे आपके, और जितने भी आपके आनुभाविक जो पद्धति के हैं, फ्रांसिस बेकन वगैरह हैं, ये लोग भी थोड़ा सा अनुभव की बात ज़्यादा करते हैं, तो ये भी थोड़ा कम करने की बात करेंगे इसमें। इसके अलावा जो आपके प्रघटना शास्त्री हैं वो भी वैज्ञानिक पद्धति को थोड़ा कम ही प्रयोग करेंगे। तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो क्यों नहीं किया जा सकता है, वो तर्क क्या देते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति के विपक्ष में तर्क कि क्यों समाज विज्ञानों में उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो पहला जो तर्क दिया जाता है वो ये होता है कि जो सामाजिक घटनाएं हैं उनकी प्रकृति बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है और बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील होती है। इस वजह से उनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव ही नहीं होता। मतलब वो
ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी आज इस घटना का अध्ययन कर लिया तो अगले 2 वर्षों में ये चीज़ समान ही रहेगी, वो चेंज होती रहेगी। उसमें इतनी ज़्यादा जटिलता आ जाएगी। जैसे परिवार है, तो अभी जैसा परिवार है ज़रूरी नहीं है कि आगे भी सेम रहेगा। तो आप उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा जटिलता होती है उसमें और बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील प्रकृति होती है। तो इस वजह से सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं होता। दूसरा जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि वस्तुनिष्ठता संभव नहीं हो पाती। ये मोस्टली वेबर ने भी जैसे कि माना था कि हमारे जो मूल्य हैं वो हम कितना भी प्रयास करें, थोड़ा बहुत हमारे वैल्यूज़ जो है वो रिसर्च में आ ही जाते हैं। तो इस वजह से मूल्यों के कारण वस्तुनिष्ठता संभव नहीं हो पाती। और दूसरा एक कारण है पूर्वाग्रह के कारण। हम जैसे किसी भी संस्कृति से संबंधित हैं तो हमारे जो सांस्कृतिक वैल्यूज़ हैं वो उसमें आ ही जाएंगे, तो पूर्वाग्रह हमारे मन में थोड़ा बहुत रहेगा, तो उस वजह से भी वस्तुनिष्ठता संभव नहीं हो पाती है। तीसरा जो विपक्ष में तर्क दिया जाता है वो ये है कि भविष्यवाणी संभव नहीं है। समाज विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति की तरह भविष्यवाणी संभव नहीं है। इसमें आप नहीं कह सकते कि आगामी समय में समाज ऐसा होगा, क्योंकि उसमें वेरिएशन भी हो सकते हैं, उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, तो आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों में हम वैसा कर सकते हैं। इसके नियम सार्वभौमिक नहीं हो सकते। समाज में ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जा सकते हैं जो कि सभी जगहों पर समान हो। क्योंकि अब जैसे आप परिवार विवाह को ही ले लो, तो किसी जगह पे किसी तरीके के परिवार विवाह है, किसी जगह पे किसी तरीके के हैं, किसी जगह पे किसी तरीके की नातेदारी है और दूसरी जगह पे दूसरी तरीके की है। तो नियम कभी भी सार्वभौमिक नहीं हो सकते हैं। सामान्य सिद्धांतों का निर्माण इनमें संभव नहीं होता। जो समाज विज्ञान है उनमें ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता है जो कि संपूर्ण समाज पर लागू हो। तो सामान्य सिद्धांत का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसा किसका मानना था? तो ये मर्टन का मानना था। इसीलिए इन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी की बात की है कि छोटे छोटे ऐसे मिडिल रेंज थ्योरी बनानी चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रैंड थ्योरी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो ये तो होगा विपक्ष में तर्क। अब देख लेते हैं पक्ष में क्या क्या तर्क है। तो जैसे आपके पार्सन्स हैं, तो उन्होंने कहा कि सामान्य सिद्धांतों का निर्माण संभव है। विज्ञान की तरह ही समाज विज्ञान में भी सामान्य सिद्धांत बन सकते हैं और बने भी हैं। इसके अलावा तार्किक मात्रात्मक पद्धति द्वारा अध्ययन भी संभव है। ये आपके जो दुर्खीम हैं, वेबर हैं, इन्होंने मात्रात्मक पद्धति का प्रयोग करने की कोशिश की है, तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है। तो तार्किक मात्रात्मक पद्धति का प्रयोग भी संभव, उसके द्वारा अध्ययन संभव है। अगर हम दुर्खीम और वेबर के जो अध्ययन है उनको देखें तो ऐसा सिद्ध हो जाता है। तीसरा जो पक्ष में तर्क दिया जाता है वो ये है कि कुछ हद तक मूल्य तटस्थता भी संभव है। वेबर ने माना कि हालांकि हमारे वैल्यूज आते हैं रिसर्च में, लेकिन फिर भी मूल्य तटस्थता संभव है समाज विज्ञानों में। तो ऐसा नहीं है कि हम ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिविटी हम इसमें भी बनाए रख सकते हैं। भविष्यवाणी भी संभव है। अब जैसे कि मार्क्स के सिद्धांत को आप देखो तो उन्होंने समाजों के अध्ययन के आधार पर एक पूरा क्रम बता दिया था कि आगामी समय में ऐसा समाज आने वाला है, तो भविष्यवाणी भी संभव है। पांचवी चीज कि सार्वभौमिक नियम बनाए जा सकते हैं। जैसे जो दुर्खीम ने आत्महत्या का जो सिद्धांत दिया, तो वो एक तरीके से सार्वभौमिक है कि अगर बहुत ज़्यादा नियमहीनता होगी तो एनोमिक रहेगा, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन होंगे तो वहाँ पर फिर परार्थवादी होगा, बिल्कुल दूरी के रिलेशन होंगे तो फिर ईगोइस्टिक होगा। तो इस तरीके से जो भी नियम उन्होंने बताए वो सार्वभौमिक नियम बताए। तो समाज विज्ञानों में भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही सार्वभौमिक नियम बनाए जा सकते हैं। लास्ट जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि तुलनात्मक विधि द्वारा प्रयोग परीक्षण भी संभव है, जिसको अप्रत्यक्ष प्रयोग कहा था दुर्खीम ने। तो तुलनात्मक विधि के द्वारा हम इसमें प्रयोग भी कर सकते हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है कि इनमें प्रयोग संभव नहीं है, लेकिन हम प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर निष्कर्ष के तौर पर हम देखें तो यहाँ पर सिद्ध ये होता है कि जो वैज्ञानिक पद्धति है उसको हम समाज विज्ञानों में भी लागू कर सकते हैं। हालांकि उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, उसको पूर्णतः आप नहीं वो कर सकते हो, प्राकृतिक विज्ञानों के समान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उसको समाज विज्ञान में भी लागू कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर हम
कार्ल पियर्सन के शब्दों में कहें तो इन्होंने कहा था कि विज्ञान का संबंध पद्धति से होता है, स्टडी मटेरियल से नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में क्यों लिख दिया है, क्योंकि कार्ल पियर्सन और स्टुअर्ट चेज इन दोनों की डेफिनेशन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए मैंने 2 वर्ड आपको बताने के लिए, ताकि वो वर्ड आप याद कर लो और आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए इंग्लिश में मैंने लिखा है यहाँ पे। स्टुअर्ट चेज ने कहा कि साइंस इज नॉट रिलेटेड विद द सब्जेक्ट मैटर बट विद द मेथड ऑफ स्टडी। और इन्होंने क्या कहा है, साइंस इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मेथड नॉट स्टडी मटेरियल। इन्होंने स्टडी मटेरियल की बात की है और इन्होंने सब्जेक्ट मैटर की बात की है। ये 2 कीवर्ड आप लोग ध्यान से बिल्कुल याद रख लेना। कार्ल पियर्सन ने स्टडी मटेरियल वर्ड यूज़ किया है जो उनकी परिभाषा है, और जो स्टुअर्ट चेज हैं इन्होंने यूज़ किया है सब्जेक्ट मैटर। तो ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग समाज शास्त्र में भी या समाज विज्ञानों में भी संभव है। तो ये था आज का लेक्चर। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो प्रत्यक्षवाद है उसके क्रिटिक्स के बारे में और वैज्ञानिक पद्धति के क्रिटिक्स के बारे में। थोड़ा सा न्यू टॉपिक रहेंगे उनमें। और मैं सोच रही हूँ कि थॉमस क्विहेन और कार्ल पार्पर पर भी एक वीडियो अगर टाइम मिलता है मुझे तो मैं बना दूँ। इनसे भी क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।